आइए हम लोग क्लास 10 में है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, भस्म और लवण पढ़ रहे हैं। उसका तीसरा पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बाकी आप लोग जो नहीं पढ़े होंगे वो जाकर के, मेरा 2 पार्ट है उसमें जाकर के देख लीजिएगा और वहां से समझ लीजिएगा। चूंकि अब इसको फिर से पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए अब तीसरा पार्ट में हम लोग सीधे सीधे आएंगे। जो एब्सेंट होंगे जाकर के देख लेंगे। रिकॉर्डिंग क्लास डाला हुआ है यूट्यूब पे भी। आज हम लोग देख लेंगे अम्ल और भस्म को उसकी प्रबलता के आधार पर, उसकी मजबूती के आधार पर, समझे कि नहीं? उसकी प्रबलता के आधार पर देखेंगे। कोई है क्या? कोई प्रबलता के आधार पर देखेंगे किसको? अम्ल को। अब अम्ल को देखते हैं किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर ध्यान से समझिएगा, सुनते चले जाइएगा। अगर हम प्रबलता मजबूती के आधार पर देखेंगे तो अम्ल 2 प्रकार का होता है। अम्ल कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हम लोग कहते हैं अम्ल को प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और अगर कमजोर है तो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, जरा इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग प्रबल अम्ल को समझ लेते हैं कि आखिर है क्या चीज। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? तो जो वैसा अम्ल, पहले ध्यान समझिएगा, वैसा अम्ल जिन्हें आप जल में घुलाते हैं, तो जल में घुलाइएगा तो जो पूर्णतः घुल करके, कैसे? पूर्णतः घुल करके काफी मात्रा में, चूंकि आर्हेनियस ने कहा है, आर्हेनियस की परिभाषा है अम्ल की कि जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा, चूंकि जिसके पास जो रहेगा वही हमको देगा, बताए हैं। तो अम्ल के पास हाइड्रोजन है, क्योंकि जिसके आगे H लगाए हैं वो सब के सब क्या है? अम्ल है, यानी कि उसके पास हाइड्रोजन आयन है। तो वैसा अम्ल जिसको आप क्या कीजिए, जल में पूरी तरह से बढ़िया से मिला दीजिए। जब जल में उसको बढ़िया से मिला दीजिएगा तब पूर्णतः जब घुल जाएगा और काफी मात्रा में, तनी मनी नहीं, काफी मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसी को प्रबल अम्ल कहा जाता है। जो जल में घुल करके बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे प्रबल अम्ल की परिभाषा? कि वैसा अम्ल। क्या लिखेंगे? वैसा अम्ल। प्रबल माने मजबूत होता ही है। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः, जो जल में पूर्णतः घुलकर, कोई दिक्कत है? जो जल में पूर्णतः घुलकर, जो जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में, तनी मनी नहीं, काफी मात्रा में, काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन, काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। आ गया समझ में? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। कोई दिक्कत? आप प्रबल अम्ल में एकदम जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लीजिए और याद कर लीजिए कि इसके ये तीनों प्रबल अम्ल होगा, बाकी सब दुर्बल अम्ल में रहेगा। कौन कौन? समझ में आ रही है बात? आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। HCl, HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। जो आपके कहां से निकलता है? अमाशय से। वो क्या है? प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। दूसरा बैटरी वाला पानी जिसको कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, समझे कि नहीं? ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। उसके बाद जिसका विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है या उसका उर्वरक में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये जो 3 नाम आपको हम जो बता रहे हैं, इसको आप रट लीजिए, समझे कि नहीं? इसको आप क्या कर लीजिए? रट लीजिए।
ये प्रबल अम्ल है। बाकी जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सब के सब दुर्बल अम्ल में चले जाइएगा। समझे कि नहीं? ये समझ में आ गई बात है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे आप किसी अम्ल को ले लीजिए, जैसे आप ले लिए यहाँ पे अम्ल को ले लिए, इसको जल में क्या कर दीजिए? बढ़िया से घुला दीजिए। जल में क्या कर दीजिए? बढ़िया से घुला दीजिए। जैसे ही इसको जल में घुलाइएगा तो यह भैया हमको क्या दे देगा? बहुत मात्रा में हाइड्रोजन आयन, बहुत मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे देगा। जब बहुत मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो मतलब स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? मतलब स्पष्ट है कि यह प्रबल अम्ल है। यह कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कोई दिक्कत है? अब यहां पे इस मैटर को अगर आप समझे हैं तो जरा सा इसको अब समझ लीजिए दुर्बल अम्ल को। दुर्बल अम्ल में तो जस्ट यही परिभाषा होगा। क्या होगा? वैसा अम्ल जो जल में, अब यहां पे पूर्णतः नहीं घुलेगा, ये अब पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से घुल करके। पूर्णतः का मतलब कि खूब बढ़िया से घुल करके, और अंशतः मतलब थोड़ा सा घुल करके। अंशतः घुलकर बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। सीधा हो गया ना? परिभाषा तो आप लोग अपनी चाहिए तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलिए, हम लिखते हैं आपका बात, जोर से बोलिए। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर, हाँ बोलिए, कम मात्रा में, कम मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटर में भी पढ़ना है, याद रखिएगा। अलग सा चैप्टर पढ़ना है पूरा, समझे कि नहीं? एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हमने कहा कि तीनों को प्रबल अम्ल में याद रखिए, बाकी सब के सब कहां रख दीजिएगा? दुर्बल अम्ल में रख दीजिएगा। जैसे आपको H3PO4, H3BO3 देख रहे हैं, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। H2CO3, आपने नाम सुना होगा CH3COOH, है कि नहीं है? ये सब के सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। यानी कि अगर इनको जल में आप घुला दीजिएगा, इस अम्ल को अगर जल में घुला दीजिएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है वो कम मात्रा में होगा। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा कि इसमें ज्यादा? तो इसमें ज्यादा तो प्रबल, और इसमें कम है तो दुर्बल। इसमें कम है तो दुर्बल। जब हाइड्रोजन आयन कम देगा तो दुर्बल, हाइड्रोजन आयन ज्यादा दे देगा तो प्रबल। क्लियर? कितना बच्चा का हो गया? समझ में आ गया बात? तो इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ लेंगे भस्म में भी। तो भस्म प्रबलता के आधार पर दो तरह का, एक प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। क्लियर हो रहा है? तो अब हम लोग देख लेते हैं भस्म। तो भस्म किस आधार पर देखते हैं? प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर तो भस्म हो जाएगा कितना तरह का? दो तरह का। दो तरह का कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं। एक को हम लोग कहेंगे प्रबल भस्म, क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म। एक को हम लोग क्या बोल देंगे? दुर्बल भस्म। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। एक को कहेंगे प्रबल भस्म और दूसरा को कहेंगे क्या चीज? दुर्बल भस्म। अब प्रबल भस्म किससे कहेंगे? जो जिसके पास होगा वही देगा। जैसे अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन था तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो जो भस्म, जस्ट वही परिभाषा कि वैसा भस्म जो जल में घुलकर, है ना, पूर्णतः जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन आयन काफी मात्रा में प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। और उसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? दुर्बल भस्म। क्लियर हो गया? तो प्रबल भस्म की परिभाषा क्या लिखेंगे आप बताइए? अगर याद है तो बताइए। तो वैसा भस्म, बोलिए, वैसा भस्म, बोलिए बोलिए, जो जल में पूर्णतः घुलकर, है ना, जो जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में, काफी मात्रा में
क्या दे देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गई बात? काफी मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, आयन प्रदान करता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। उसे प्रबल भस्म कहते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। क्लियर हो गया? या वह प्रबल भस्म कहा जाता है। भस्म है तो एच लगेगा। एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा इसका नाम NaOH, प्रबल है। यह क्या है? प्रबल है। KOH याद रखिएगा, प्रबल है। LiOH कैसा भस्म है? प्रबल भस्म है। कैसा भस्म है? प्रबल। वहीं अगर हम लोग दुर्बल भस्म की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा लिखते जाइए, तो वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। उसे दुर्बल भस्म कहा जाता है। उसे दुर्बल भस्म कहा जाता है। समझ में आ गया बात? अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लिख दीजिए ना, CaOH का होल 2 लिख सकते हैं कि नहीं? MgOH का होल 2। समझ में आ रही है बात? बोल ही नहीं रहा है। या हम लोग लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या आप लिख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल 2। ये सब के सब दुर्बल हैं और ये सब के सब कैसा है? प्रबल हैं। देख रहे हैं कितना बढ़िया से स्पष्ट तरीके से लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है। पूरा सब्जेक्ट को आसान बनाएंगे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार लेकिन बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। सारे चीज याद हो जाएंगे अगर आप इसको घर पे जाकर के लिखेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा दिमाग में। समझे कि नहीं? तो ये बात को याद रखिएगा बढ़िया से। अब देख लीजिए, अब देखिए अम्ल या भस्म है, आप हमको बताइए दिमाग लगा करके, अम्ल या भस्म है, जब उसको पानी के साथ घोलेंगे, क्या करेंगे? पानी के साथ मिलाएंगे, पानी में बहुत अच्छे से घोलेंगे तो क्या होगा? उष्मा निकलेगा कि उष्मा अवशोषित होगा? बोलिए जोर से। अगर आप बैटरी का पानी है, मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर उसको पानी में डाल दीजिएगा तो वह पानी गर्म हो जाएगा कि ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यानी कि उष्मा निकलेगा। यानी कि उसको क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। उसको क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। तो याद रखिएगा, जब हम अम्ल को याद रखिएगा, जब हम अम्ल को पानी में, किसमें डालते हैं? पानी में डालते हैं तो उष्मा बाहर निकलेगा, यानी कि उसको क्या कहेंगे? उष्मा निकल रहा है। उष्मा क्या हो रहा है? निकल रहा है। उष्मा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना? उसको क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। अच्छा, ये तो अम्ल को अगर पानी में डालेंगे तब। और अगला बताइए, अगर यहाँ पे हम भस्म ले लेते हैं और उसको पानी में डालेंगे तब उष्मा क्या हो जाएगा? उष्मा क्या हो जाएगा? उष्मा क्या हो जाएगा? बोलिए। बाग पड़ रहा है। अब चूना ले लीजिए, क्या ले लीजिए? चूना। चूना को पानी में डालिएगा तो पानी क्या करने लगता है? खौलने लगता है। तो पानी गर्म ना हो रहा है जी, यानी कि इसमें भी उष्मा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये भी कैसा अभिक्रिया है? उष्मा छेपी अभिक्रिया। फर्स्ट लाइन में हम बोले थे अम्ल हो या भस्म हो, अगर उसको पानी में डालिएगा तो उष्मा बढ़ेगा। उष्मा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चाहे अम्ल लीजिएगा तब भी, भस्म लीजिएगा तब भी उष्मा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो अम्ल में अगर पानी के आधार पर देखें, ये तो हम लोग देख लिए किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर। अगर हम पानी के आधार पर देखें तो अम्ल को भी दो भागों में बांटते हैं। समझे कि नहीं? पानी के आधार पर भी अम्ल को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। जैसे अम्ल लिखिए यहाँ पे, अम्ल
क्या कर करके पानी की मात्रा के आधार पर, पानी की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम लोग देखते हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल को दो भाग में बांटते हैं। अम्ल को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। तो देखिए एक बात समझ में आइएगा, अम्ल अगर ज्यादा हो, अम्ल अगर ज्यादा हो, पानी अगर कम हो, समझे कि नहीं? समझ लीजिए, एक मिनट पहले दोनों बात समझा देते, दोनों बात समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। जब पानी ज्यादा हो, पानी क्या हो? ज्यादा, अम्ल क्या हो? कम। पानी ज्यादा, अम्ल कम, तब उसको बोलेंगे तनु अम्ल। तब उसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। समझे कि नहीं? अब पानी कम, अम्ल ज्यादा, पानी कम, अम्ल ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र। जब अम्ल ज्यादा रहेगा तो सांद्र, अम्ल कम रहेगा तो तनु। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पानी के मात्रा के आधार पर अम्ल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? तनु अम्ल। आपको लिखा हुआ रहता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लिखा हुआ रहता है ना। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, पता नहीं चला कि सांद्र क्या लिखा हुआ है। तो सांद्र का मतलब होता है कि उसमें अम्ल ज्यादा होगा। अम्ल क्या हो जाएगा? ज्यादा। और कहीं तनु लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसमें पानी ज्यादा है, अम्ल कम है। समझ में आ गई बात? ये सब कॉमन सेंस लगाओ, बढ़िया से बैठो। तनु अम्ल और सांद्र में समझ में आ रहा है? तो अब तनु अम्ल देख लेंगे और यहां पर क्या देख लेंगे? सांद्र अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा आप लोग को, है कि नहीं? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब तनु अम्ल क्या है? तो अभी तो हमने बताए, क्या बताया कि वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा, बात समझिएगा, वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा अम्ल की मात्रा काफी कम हो, काफी कम हो। समझ में आ गया बात? तो तनु अम्ल किसे कहेंगे? वैसा अम्ल। बोलिए क्या बोले थे? वैसा अम्ल जिसमें, जिसमें पानी की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा अम्ल जो है काफी कम हो। पानी की अपेक्षा अम्ल क्या हो? काफी कम हो, काफी कम हो। मतलब इसका क्या हो गया? अर्थात हम लिख देते हैं, अर्थात लिख देते हैं। क्या अर्थात में लिखेंगे? पानी ज्यादा, अर्थात पानी ज्यादा, अम्ल कम। अम्ल क्या होना चाहिए? कम, और पानी ज्यादा, उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहा जाता है। उसे तनु अम्ल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अम्ल की मात्रा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तनु अम्ल। क्या बोल देंगे? तनु अम्ल। जैसे आप एक यहाँ पे देखिए, हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे एक विलियन ले लेते हैं, ठीक है ना? यह विलियन क्या है भैया? तो इसमें दो चीज है, HCl प्लस पानी। क्या है? HCl है, पानी है। HCl 1% है और पानी कितना है? 99%। पानी कितना है? 99%। तो ये अम्ल, ये वाला जो विलियन होगा क्या हो जाएगा? कैसा अम्ल होगा? ये तनु अम्ल होगा। ये कैसा अम्ल होगा? तनु अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? तनु अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तनु अम्ल। कोई पूछेगा कि तनु अम्ल क्यों है? तो भैया अम्ल कम है और पानी क्या है? ज्यादा है। समझे कि नहीं? आपको एक चीज और बताते हैं, ध्यान समझिएगा। हमारे पेट में, हमारे पेट में क्या होता है? अमाशय में, नोट, हमारे पेट में क्या होता है कि अमाशय में HCl होता है। कितना होता है बताओ? अमाशय में HCl कितना होता है? तो 1% सांद्र रहता है, 1% सांद्र होता है। 1% सांद्र होने का मतलब क्या है कि HCl 1% की मात्रा में होता है। ज्यादातर क्या होता है? पानी होता है। जब इसकी मात्रा ज्यादा होगा तो आपको धुआं ढकार आ जाएगा, भोजन पचेगा नहीं, है ना? तो अम्ल को शांत करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? भस्म लेना पड़ेगा। इनो पीते हैं, इनो, MgOH का होल 2 ले लेते हैं। समझे कि नहीं? MgOH का होल 2 को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको शांत करता है। अम्ल को शांत करेगा भस्म, या भस्म को शांत करेगा अम्ल। समझे कि नहीं? ये तो बात जानते ही हैं आप लोग, कोई दिक्कत?
अब देख लीजिए सांद्र अम्ल में, क्या देख लीजिएगा, सांद्र अम्ल में। ठीक, इसका उल्टा लिख देंगे कि वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा अम्ल काफी ज्यादा हो, अम्ल क्या हो, ज्यादा हो। तो अब लिख देते हैं इसको कैसे, तो वैसा अम्ल जिसमें, वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा, क्या लिखेंगे, पानी की अपेक्षा अम्ल, अम्ल कैसा हो, काफी अत्यधिक मात्रा में हो, काफी अत्यधिक मात्रा में हो, काफी अत्यधिक मात्रा में हो। अर्थात क्या हो गया, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, पानी कम, पानी कम न के बराबर एकदम, और अम्ल बहुत ज्यादा, अम्ल ज्यादा, है ना, उसे क्या कहेंगे, उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है, उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पानी बहुत कम है, अम्ल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसा अम्ल पढ़ेंगे भैया, सांद्र अम्ल। क्या पढ़ेंगे इसको, सांद्र अम्ल। क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा। कहीं से कोई दिक्कत, कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम? तो चलिए, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये विलियन है H2SO4 का हम बना दिया, जो बैटरी वाला पानी रहता है H2SO4 है। क्या है ये, H2SO4। यहाँ पे स्थिति क्या हम रख रहे हैं कि H2SO4 है 100% और पानी क्या है 0%। तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या कहेंगे इसको, सांद्र अम्ल। क्या कहेंगे इसको, सांद्र अम्ल कहेंगे। या आप विस्फोटक बम बना रहे हैं या उर्वरक बना रहे हैं, तो यहाँ HNO3 ये रहेगा कितना परसेंट, 100%। अब पानी मिलाइबे नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा, 0%। इसको क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। एक बात याद रखिएगा, जैसे आप जब बैटरी का पानी लेते हैं, समझे कि नहीं, तो उसमें आप पानी कभी नहीं डालिएगा ऊपर से। जब मान के चलिए कि इसमें पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, तो एक ऊपर से पानी मत डालिएगा। काहे मत नहीं डालिएगा, अगर इसको डालिएगा तो इसका छिड़का उठेगा, अब पड़ जाएगा आपको, जहां पड़ेगा वहां जला देगा, आंख में पड़ेगा आंख खत्म, शरीर में पड़ेगा शरीर खत्म, वहां पे जला देगा वो। समझे कि नहीं। तब सर क्या करेंगे, तो आप एगो पानी ले लीजिए, अब बोतल ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसी में क्या डालिए, इसको डालिए अगर पानी मिलाना है तो। यानी कि इसको डालने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पानी होगा, छिड़कबो करेगा तो आपका पानी की मात्रा ज्यादा होगा, तो आपको जलन कम होगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए कभी भी पानी इसमें मिलाया जाता है तो इसको मिलाइए, न कि पानी इसमें डाल दीजिए। समझे कि नहीं। उन्हीं के लिख देते हैं, तो वो ऐसा करेगा तो कहेगा कि बीटू सर पढ़ेबो नहीं किए थी वाला चीज, है ना, हम नोट में लिख देते हैं आपको। ध्यान में, पढ़ाने का मतलब सिर्फ एक ये प्रक्रिया नहीं है, आपका दैनिक जीवन में भी इसको समझना है। समझे कि नहीं। पढ़ाई का मतलब बहुत कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई किए, किताबी बात ज्ञान प्राप्त कर लिया हो गया, काम नहीं चलने वाला है, इसको समझने का चीज है। समझे कि नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी पानी मत डालिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी पानी नहीं डालें, नहीं डालें। तो थोड़ा सा तनु बनाना होगा तो क्या करेंगे, अगर इसमें पानी मिलाना होगा तो क्या करेंगे, बल्कि पानी ज्यादा ले बर्तन में, और उसमें H2SO4 डालें, है ना, उसमें H2SO4 डालें। एक ही बात हो गया, कोई दिक्कत है। लेकिन इससे आपका बचाव हो जाएगा, ना कपड़ा खराब होगा, ना शरीर खराब होगा, ना आंख खराब होगा, ना कान खराब होगा, सब चीज सही रहेगा। समझ में आ गई बात ना, ताकि आप सुरक्षित रहिएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पीएच पढ़ लेते हैं, पीएच स्केल, है ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बता, पीएच का फुल फॉर्म बता। अब हम लोग, हाँ बोलो बोलो बोलो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग देख लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म, पहले बता देते हैं आपको, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, है ना। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच स्केल इसकी खोज किया था किसने,
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, पहले ही पढ़ाए हैं हम, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? वैज्ञानिक ने कब किया था? 1909 ईस्वी में। जाइए, तो 1909 ईस्वी में कब किया था मेरे भाई? 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक पूछा हुआ है मैट्रिक एग्जाम में, समझे कि नहीं? सोरेनसन नाम 1 नंबर में आ जाएगा। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, और कब किया था? 1909 ईस्वी में। कौन? पीएच स्केल का। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? यह एक स्केल है जिससे अम्लीयता क्षारीयता का गुण नापा जाता है। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा इस चीज को। कैसे याद रखिएगा? अच्छा, 1909 ईस्वी में, समझे कि नहीं? पीएच स्केल का मान हम लोग पढ़ लेते हैं अब, यानी कि परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, फिर सूत्र पढ़ लेते हैं। किसी विलियन का पीएच मान कैसे निकालते हैं? देखिए ध्यान से, अगर किसी विलियन का पीएच मान निकालना हो, किसी विलियन का क्या निकालना हो? पीएच मान, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक स्केल होता है इस तरह से, ठीक है? स्केलवा कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेकर के 14 तक रहेगा, याद रखिएगा। कहां तक रहता है? 0 से लेकर के 14 तक। बीच में रहता है 7, इधर हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? इसमें देख लीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समझ में आ गई बात? ऐसे रहता है एक स्केल, समझे कि नहीं? यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, इस 7 है, कितना है? 7। यहाँ पर जो भी रहेगा जिसका पीएच मान अगर 7 रहेगा, वह क्या हो जाएगा? उदासीन। वह क्या हो जाएगा? उदासीन। यानी कि जो इधर रहेगा वह हो जाएगा क्या चीज? अम्ल। इधर जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल। समझ में आ रही है बात? और इधर जितना भी रहेगा वो सब हो जाएगा क्या चीज? भस्म। और जो भस्म जल में बढ़िया से घुल जाए उसको क्या कहते हैं? क्षार। कोई दिक्कत? ये हो गया अम्ल, इधर हो गया भस्म। अब बहुत बढ़िया से समझिएगा, क्या कोई दिक्कत क्या? अब बताइए, यहाँ पे है उदासीन, यहाँ पे क्या है? उदासीन। जल कैसा होता है? उदासीन। क्यों? उसका पीएच मान क्या होता है? 7। उसका पीएच मान कितना होता है? 7। अब देखिए, जो 7 के नजदीक है 6, तो वह अम्ल होगा, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में अम्ल होगा। समझे कि नहीं? 5 होगा तो इससे ज्यादा होगा अम्ल, लेकिन बहुत मजबूत अम्ल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम इधर की ओर आएंगे, अम्लीयता क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लिखते हैं बढ़ेगी। कब? तिरवा को ध्यान से देखिए, जब इधर आएगा तब। अब बताइए, जिसका पीएच मान 2 है और जिसका पीएच मान 6 है, किसकी अम्लीयता ज्यादा होगी? जिसका पीएच मान 2 है उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यानी कि अम्ल में जो अंक जितना कम रहेगा उसकी अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? उतना ही ज्यादा इसका क्या रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आपको देख लेते हैं, हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि कोई चीज हम ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? दूध। क्या ले लेते हैं? दूध। और एक ले लेते हैं नींबू। तो दूध और नींबू में किसकी अम्लीयता ज्यादा होगी? नींबू की अम्लीयता ज्यादा होगी। क्यों? अब पूछ जाएगा क्यों? अब याद रखिएगा, अब यहां पे बोलना है ना, कि नींबू की जो अम्लीयता होती है वह 2.5 होती है। कितना होता है? 2. कहीं कहीं 3 लिखा रहता है, कहीं कहीं 5, तो 2.5 होता है या 2.3 होता है। जबकि दूध की जो अम्लीयता होती है वह होती है 6.5। 6.5 यहाँ पे है, और इसका नींबू का होता है यहाँ पे। अब बताइए, इसकी अम्लीयता ज्यादा कि इसकी अम्लीयता ज्यादा? तो नींबू का अम्लीयता ज्यादा। इसका कारण में यह लिखना होगा, क्योंकि नींबू, हम जानते हैं कि नींबू की अम्लीयता 2.3 होता है और दूध का 6.5 होता है, इसलिए अम्लीयता किसका ज्यादा है? नींबू का। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार ज्यादा क्षार 8 होगा कि ज्यादा क्षार 14 हो जाएगा? तो 14 ज्यादा होगा। जैसे ही आप इधर से यहां तक जाइएगा तो क्षारीयता गुण यानी कि भस्मीय गुण क्या हो जाएगा? भस्मीय गुण क्या हो जाएगा? यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्षारीयता। जिसको क्या बोलते हैं? क्षारीयता। यह क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्षारीयता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया? क्षारीयता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? क्षारीयता क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा। अब बताइए, जिसका पीएच मान 8,
और जिसका पीएच मान 14, किसकी क्षारीयता ज्यादा होगा? एक का पीएच मान 10 है, एक का पीएच मान 11, किसकी क्षारीयता ज्यादा होगा? 11 का ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो याद रखिएगा, क्षारीयता इधर जाने पर क्या होता है? बढ़ेगा, और अम्लीयता इधर आने पर कमेगा तो बढ़ेगा। यहां तक समझ में आ गया बात? अब देखिए पीएच का सूत्र क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं। पीएच का सूत्र बताइए, पीएच का सूत्र बताइए। तो ये याद कर लीजिएगा और इसी से परिभाषा निकाल देते हैं। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, समझे कि नहीं? माइनस लॉग है ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये सर है क्या चीज, पहले बात समझिए। ये भैया हमारा सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। लेकिन इस सूत्र है तो इसकी परिभाषा हम इसी निकालेंगे। और इस बात को सबसे पहले समझिए कि है क्या, हमने लिखने हैं क्या चीज। देखिए आप जानते हैं कि अगर किसी में हम प्लस या माइनस लगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? आयन। जैसे H पर प्लस लग गया था हाइड्रोजन आयन, OH पर माइनस लग गया था हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ रहा है बात? H पर प्लस लग गया तो हाइड्रोजन आयन, माइनस लग गया तो उसका आयन। माने प्लस माइनस आयन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? आयन को। क्लियर हो गया? हम लोग मैथ जब बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ। लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सांद्रण। इसको क्या बोलते हैं? सांद्रण। इस बड़ी कोष्ठ को क्या बोलते हैं? सांद्रण। समझे कि नहीं? और आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं लॉग, और लॉग को हम लोग बोलते हैं लघु गणक। क्या बोलते हैं? लघु गणक। लघु गणक। ये 3 नाम याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? तो इसको एकदम बढ़िया से आप लोग को ध्यान में रखना है। समझे कि नहीं? और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग को, इतना लॉग 10 का मान 1 होता है। लॉग में अगर बेस 10 दिया हुआ है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लॉग 10, लॉग बेस 10 है अगर लिखा हुआ तो इसका मान कितना होता है? 1। अगर लॉग का बेस है m और माथा पर है लिखा हुआ n, क्या लिखा हुआ है? n, तो n आगे आ जाता है। मैथ में पढ़िएगा ये सब, n आगे आ जाएगा और इसको लिखेंगे n log m। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत? ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देख रहे हैं ना? ये याद ही आपको होना चाहिए बढ़िया से। कोई दिक्कत? ये बातें आपको खूब बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ लिए? ठीक है, तो यहां तक समझ लिए। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर पीएच का सूत्र लिख दिया तो अब पीएच की परिभाषा यहीं से पढ़िए। पीएच की परिभाषा कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखा हुआ है वैसे ही हम बोलेंगे। किसी विलयन का पीएच मान, हमको पीएच मान निकालना है, परिभाषा हम बता रहे हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित कौन है? हाइड्रोजन आयन। H प्लस है तो आयन पढ़ेंगे उसको, है ना? उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। हो गया परिभाषा? जैसे लिखा हुआ वैसे पढ़े। किसी विलयन का पीएच मान, देखिए किसी विलयन का पीएच मान, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। इस सूत्र देख करके हम परिभाषा लिख दिए। तो बस परिभाषा आप लोग लिखिए। अब बताइए, आप लोग बताइए कैसे लिखे पीएच की परिभाषा? बोलिए। किसी, बोलो ना जी, विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित, बोलो, उसमें उपस्थित, हाँ, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। ऋणात्मक मान होता है। क्लियर हो गया? लघुगणक का क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। कोई दिक्कत? लघुगणक का क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। समझ में आ गई बात? याद रखेगा, जल का हाइड्रोजन आयन,
जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच मान। कितना होता है, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 होता है। अब बताइए इसका पीएच मान कितना होगा, कैसे 7 होगा। अब इस पर देखिए, सेट करते हैं, देखिए ध्यान से। 7 बोल दिया, लेकिन कैसे बुझाइए नहीं रहा है। जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है 10 के पावर -7। अब आपसे कोई पूछ दिया कि जल का पीएच क्या होगा, जल का पीएच बराबर क्या होगा, समझे कि नहीं। तो आप बनाने के लिए सीखे, याद करने के लिए नहीं सीखे। ध्यान से समझिए, जल का पीएच मान, जल का पीएच मान। अब देखिए पीएच मान का सूत्र क्या होता है, -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, यही ना होता है। अब देख लीजिए, -log H प्लस के जगह पर क्या दिया हुआ, 10 के पावर -7 दिया हुआ है। तो अभी पढ़े हैं ना कि अगर किसी का बेस के ऊपर में एक और पावर में दिया हुआ है तो ई एनवा आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस है और -7 आगे आ जाएगा। और यहां बच जाएगा log 10, क्या बच जाएगा, log 10 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7। log 10 का मान कितना होता है भैया, 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 7। जल का पीएच मान कितना आ गया, 7। ऐसे समझना है, समझ में आ गया बात है। जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। अब देख लीजिए, एक आध और देते हैं इसे बनाने के लिए। आप लोग एगो दूगो बनाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्या देते हैं आपको, देखिए। अब किसी विलियन में हम क्वेश्चन दे देते हैं, किसी विलियन में, क्या देते रहे हैं, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -8 है। तो पीएच मान बताइए, समझ में आ गई बात। तो पीएच मान बताइए। तो आपको दिया हुआ है 10 के पावर -8, यानी कि क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10 के पावर -8। हमको पीएच मान निकालना है। तो पहले सूत्र लिखिए, माइनस लॉग सांद्रता हाइड्रोजन आयन की। अब -log इसके जगह पर दिया हुआ है 10 के पावर -8, -8 आगे आ जाएगा और यहां हो जाएगा log 10, यानी कि 8 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ऐसे बनाना है, समझे। समझ में आ रहा है तो बोलिए, समझ में आ रहा है। अब एक और देते हैं तो समझ में आ रहा है तो ठीक है। वो लिखना ऐसे है, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। इसे डायरेक्ट लिखिएगा तो कहेगा कि वो ये रटल रटावल है, इसको आता उता कुछ नहीं है। लगता है कि बीटू सर नहीं पढ़ा है, दूसरा जगह से पढ़ के आ गया है। समझ में आ गई बात ना। अब देख लीजिए, किसी विलियन का मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा पढ़ने में, आ रहा है। चलिए, तो किसी विलियन का माने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस बार दिया हुआ है 10 के पावर -5। क्या दिया हुआ, 10 के पावर -5। तो पीएच बताइए, 5 तो होगा, बनाइए। कैसे बनाइएगा, जल्दी से बताइए। पीएच का सूत्र क्या होता है, -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, -log आई दिया हुआ है 10 के पावर -5, -5 आगे आ जाएगा, इधर हो जाएगा log 10। इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुना 1 बराबर 5। अब तो बना लीजिएगा, अब ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग कुछ चीजों का जो आपको पूछा जाता है परीक्षा में, जो आपको पूछा जाता है परीक्षा में, वो पीएच मान याद कर ले। क्या कर ले, याद कर लेते हैं। तो हम देखते हैं पीएच मान, क्या देखते हैं, पीएच मान देखते हैं। क्या देख रहे हैं, पीएच मान। जैसे सबसे पहले हम यहां शुरू करते हैं अमाशय से। अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl। अमाशय में क्या होता है, HCl। बताइए इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान कितना होगा, अभी तो लिखे हैं 1। इसका पीएच मान कितना होता है, 1। इसका पीएच मान कितना होता है, 1। समझ में आ गई बात। आप अब नींबू देख लीजिए, नींबू, अरे नींबू हम लोग कितना लेते हैं, 2-3 बूंद, 2.3 या 2.5 है कि नहीं। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5। ऐसे याद रखना है इसको, समझे कि नहीं। सिरिका किस में रहता है, एसिटिक अम्ल में, है ना। सिरिका का बताइए पीएच मान,
तो सिरका का पीएच मान कितना होता है 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है 3। अम्ल वर्षा का बताइए। अरे जो वर्षा होता है पहला पहला बारिश होती है उसको अम्ल वर्षा होती है, उसको अम्ल वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह अम्लीय है, अम्ल है उसमें, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा, है कि नहीं? 5-6 बूंद पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो 5-6 का मतलब 5.6, समझे कि नहीं? ठीक इसका उल्टा दूध 6.5, समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा 6.5, उल्टा कर दीजिए, अम्ल वर्षा का उल्टा दूध, है कि नहीं? 5.6 और 6.5। अगर वही आप जल ले लीजिएगा तो इसके क्या हो जाएगा 7। ये देख रहे हैं क्या है? से सब के सब अम्ल है। ये क्या हो गया? उदासीन। ये क्या हो गया? उदासीन। अब देख लीजिए, आपके आंख से आंसू निकलता है कि नहीं निकलता है? आंसू कभी पी के देखे हैं? जल नहीं है, मत पीजिएगा, क्षार है। वो क्या है? क्षार है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.3। कितना होता है? 7.3। आपका ब्लड देखे हैं? ब्लड कभी पिए हैं? पीबो मत कीजिएगा, इसका पीएच मान 7.4 होता है। पढ़ाए हैं आपको, पहले ही लिखे हैं। ब्लड जब पढ़ाते हैं तो पहले ही लिखते हैं कि ब्लड एक क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। समझ में आ गई बात? ये सब पीता है राक्षसे लोग, समझे कि नहीं? आदमी के पीने के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? तो 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है। आपका बाइल निकलता है पेट से, लीवर से, लीवर जिसको जिगर बोलते हैं, जिगर, यकृत, है कि नहीं? दिल, जिगर, 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 यहाँ थोकता है ताल, जिगर है, जिगर दिखा देती, जिगर यहाँ जिगर कहाँ है? यहाँ। यकृत, 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 लीवर, 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 सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, शरीर के अंदर में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, यकृत, इसी को बोलते हैं, समझे कि नहीं? आ रहा है समझ में यार? तैयो भूला जाएगा, इतना बार बोले तैयो, है ना? तो वहां से निकलता है क्या चीज? पीत। पीत कहाँ जमा होता है? पिताशय में। कहाँ जमा होता है? पिताशय में। तो पीत रस का पीएच बताइए, पीत रस का पीएच बताइए कितना होता है? 7.5 से 8.8 तक, 7.5 से 8.8 तक। आप चूना जल देखें? चूना जल, चूना जल बार बार बोलते हैं ना कि भस्म है भैया, क्षारीय है, वह बहुत ज्यादा क्षारीय है। कितना है क्षारीय? 11। कितना है? 11। तो यहां से यहां तक जो पढ़ाई क्या है? क्षार या भस्म। क्षार किसे कहते हैं? वैसा भस्म जो जल में घुल जाए, क्षार, जो ना घुले, भस्म। समझ में आ गई बात? तो इधर था अम्ल, ये उदासीन, ये क्षार, भस्म, ये रट ही लेना है। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो सोचना ही नहीं है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। और सबको रट जाइए, समझे कि नहीं? सबको क्या कर दीजिए? रट जाइए। समझ में आ रही है बात? सबको क्या कर दीजिए? रट जाना है। रट लीजिएगा कि नहीं रटाएगा जी? रटा जाएगा। तो रटिए, आओ का घर है, जाइए रटिए। और तैयारी कर रहा, देखिए आप देख लीजिए, आपको हम पढ़ाए होंगे मेरे भाई। बैटरियों का समाप्त हो रहा है, हाँ हो समाप्त हो जाएगा तो समाप्त कर देंगे, फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आपको क्या पढ़ाए थे? अम्ल और धातु। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु बोले तो जिसमें यम लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? यम। तो क्या बनाता है? लवण और जल। ये पढ़ा दिए थे हम कल वाला में, जो पहले का वीडियो पढ़ाए थे उसी में पढ़ाए थे, ठीक है ना? तो इसलिए इसको अभी रखने दीजिए, लेकिन पढ़ाए थे। यही अम्ल, यही अम्ल अगर किससे कर ले? धातु के कार्बोनेट से। किसके साथ दोस्ती कर ले? धातु के कार्बोनेट से। धातु के कार्बोनेट से करे या बाई कार्बोनेट से करे? किससे करे? बाई कार्बोनेट से। समझ में आ गया कि नहीं? बाई कार्बोनेट से करेगा तब क्या बनाएगा? तो याद रखिए, धातु के कार्बोनेट से या बाई कार्बोनेट से करेगा तब क्या बना देगा? अम्लवा। अम्ल अगर धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तब क्या बना देगा? तभी लवण बनाएगा। और लवण के साथ साथ और क्या बना देगा? तो याद रखिएगा, जल बनाएगा। लवण जल तो बन ही रहा था, और साथे साथे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। समझ में आ गई बात? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर अम्ल है मेरे भाई, अम्ल की अभिक्रिया अगर आप कार्बोनेट से करा दीजिए, यानी कि CO3 से या बाई कार्बोनेट HCO3 से, समझ में आ रही है बात? HCO3 का मतलब हो गया बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब, बाई जहां लगल रहेगा मतलब खाने वाला चीज है, खाने ही पर ना बाई होता है, बस उसको याद रखिए। खाने पर बाई होता है, बाई लग गया मैंने खाने वाला चीज है, समझे? और बाई नहीं लगल है तो धोने वाला चीज है।
इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोने वाला है, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा है। समझ में आ गई बात? बाई कब कब होगा बताइए? बाई कब होगा? जब खाएंगे तब बाई होगा, उल्टी होगा। समझे? तो याद रखिएगा, जहां बाई लग गया मतलब वो खाने वाला, और जहां नहीं लगा हुआ है यानी कि धोने वाला। क्लियर हो गया? तो अगर अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस H2O प्लस CO2 बना देगा। इसको आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं, कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे देखिए, हम ले लेते हैं अम्ल, पहले ले लेते हैं अम्ल H2SO4, या पहले ले लेते हैं कार्बोनेट किसी का। क्या ले लेते हैं? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट ले लेते हैं ZnCO3, अम्ल ले लेते हैं H2SO4। अभिक्रिया लिखने के लिए आपको बता दिए हैं, प्लस माइनस। भैया इसका प्लस टूटेगा, इसका माइनसवा की ओर देखेगा, ZnSO4। बाकी अपने मन से ही सब लिख दीजिए, H2O प्लस CO2। समझ में आ गया? चूंकि धातु का कार्बोनेट है, Zn से जस्ता और CO3 उसका कार्बोनेट। भैया बनाया सल्फ्यूरिक अम्ल मन डाल लिए हैं तो H2O प्लस CO2 आ गया। समझ में आ रहा? समझ में तो बोलिएगा। अब ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसमें हम अम्ल ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? HCl। देख लीजिए, प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, क्या बना देगा? NaCl। अब बाकी अपने मन से लिख दो, H2O प्लस। बहुत आसान, बहुत आसान। अब ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और अम्ल ले लेते हैं अभी H2SO4। क्या ले लेते हैं? H2SO4 प्लस, इसका प्लस इधर क्या लिख देंगे? CaSO4, और बाकी H2O प्लस CO2। जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? तो आ रहा है समझ में? अगर बैटरी नहीं कटेगा तो अभी और पढ़ाएंगे, अगर मोबाइल का बैटरी नहीं खत्म होगा तो अभी और पढ़ा देंगे। ठीक है? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो अब पढ़ लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पढ़ लेते हैं? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है भैया? देखिए ध्यान से, दैनिक जीवन में, हमारे रोज के जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो भैया महत्व यह है कि पाचन तंत्र रोज होता है। पाचन क्रिया हमारे शरीर में क्या होता है? रोज होता है, यानी कि रोज HCl निकलता है। और HCl का काम क्या है? हमारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मार देता है कि नहीं? इसको क्या करता है? मार देता है। भोजन में अम्ल जो है उसको माने भोजन को अम्ल में बदल देता है। भोजन को किसमें बदल देता है? अम्ल में बदलता है, यानी कि भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय। और जब भोजन अपच हो जाए, अपच होने का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक हद से ज्यादा निकलने लगा, जितना निकलना चाहिए था उससे ज्यादा वो निकल रहा है, इसलिए भोजन क्या हो रहा है? अपच। तो भैया ज्यादा है तो धुआं ढकर आएगा, आपको लगेगा मियाज बना जाएगा, खटा खटा गंध आएगा। काहे खटा गंध आता है? हाइड्रोक्लोरिकवा की वजह से। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पढ़े हैं ना? तो जैसे ही आपको कोई भोजन अनपच होगा तो भोजन में कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा मारेगा, मैंने ढकार आएगा ना तो धुआं आएगा, नाक भन जाएगा, लगेगा खट्टा खट्टा महक रहा है। ओकिएगा ना, उल्टी कीजिएगा तो कैसा निकल देगा? खट्टा खट्टा लगेगा। क्या लगेगा? ऊपर से सब खट्टा खट्टा। का है? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक ज्यादा मिल गया है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा। तो भैया उसको कंट्रोल क्या करेगा? तो भैया भस्म करेगा, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको जब भी कंट्रोल करेगा तब भस्म। तो भस्म में दो चीज खाइए, या तो MgOH का होल्टू खाइए, नहीं तो फिर खाने वाला सोडा NaHCO3। आई दोनों से मिलकर के बनता है इनो। क्या बनता है? इनो। तो हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं, इनो खोल के डालते हैं, घटाक से पी जाते हैं, थोड़ा देरी के बाद शांति मिल जाती है। तो शांति कितना बढ़िया इनो है। अरे पगला, केमिस्ट्री पढ़ो ना। अम्ल को काटने वाला है भस्म, और वही है MgOH का होल्टू। क्लियर हो गया है कि नहीं? कहे कि दवाइयां बढ़िया है, समझे कि नहीं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, समझे कि नहीं? बनाने वाला ऊपर वाला, हम तो खाली दे दिए, इनो लिख दिए, डॉक्टर साहब तनी बढ़िया डॉक्टर साहब देखी एक के बार में तो पेटवा के सब दर्दिया खत्म। आओ ना, हम खत्म कर देंगे, समझे कि नहीं? तो सब कहां इसका यूज होता है? पहला पाचन तंत्र। कहां यूज होता है मेरे भाई? पाचन तंत्र, अमाशय में। कहां? अमाशय में, अमाशय में है ना। HCl का निकलना, HCl का निकलना
है ना, उपयोग HCl नहीं निकलेगा तो कोई पचेगा भोजन, अम्लीय होगा भोजन? नहीं होगा, इसलिए इसका जरूरत है। अब HCl क्या है भैया? तो ये देखिए, जब मुंह में हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, तो आपका हाथ नहीं धो के खाते हैं, तो बहुत सारा कीटाणु विषाणु जितना भी है, जीवाणु हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाता है कि नहीं? तो ये क्या करता है? जीवाणु, कीटाणु, विषाणु कौन मारता है? HCl वाह, हार्ड में रहता है ये, तो क्या कर देता है? उसको मार देता है, को नष्ट कर देता है। लिख दीजिए, नष्ट कर देता है। मार धाड़ ये सब अच्छा चीज नहीं है टीचर के लिए, है ना? क्या कर देता है? नष्ट कर देता है कि नहीं? क्या कर देता है? नष्ट। समझे? टीचर के लिए नष्ट कर देना लिख देते हैं, मार धाड़ कर देता है, ये सब नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? अब देखिए दूसरा, भोजन को, और क्या करता है? भोजन को, जो अम्ल है, भोजन को अम्ल में बदलकर, भोजन को अम्ल में बदलकर क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। बदलकर क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। और क्या होता है कि जब, है कि नहीं, जब भोजन अपच हो जाता है, यू खत्म होगा। जब भोजन अपच हो जाता है, जब भोजन क्या हो जाता है? अपच हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तो भस्म के रूप में, तो भस्म के रूप में क्या देते हैं? MgOH का होल 2 या NaHCO3 बाइकार्बोनेट, समझे कि नहीं? लेते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया पहला इसका प्रयोग। दूसरी बात समझ लेते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व दूसरा समझिए। दूसरा महत्व क्या है? तो देखिए, अम्ल का दांतों पर प्रभाव। बाबू रे एक चीज ध्यान समझिएगा, अम्ल का दांतों पर प्रभाव। दांत आपका तबे खराब होगा जब आप दांत नहीं धोइएगा, तब भी। अगर दांत में कैविटीज हो जाता है तो वो समझ लीजिए कि आप दांत साफ रोज नहीं करते हैं। तो क्या होता है? प्रतिदिन हम लोग मीठा कुछ ना कुछ चावल खाते हैं तो मीठा है, चॉकलेट खाते हैं तो और मीठा है, आप हॉर्लिक्स का चिबा जाते हैं तो और मीठा है सब। और ये अगर दांत साफ नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? तो मीठा जो होता है, मीठा है मतलब उसमें अम्ल है, यानी कि अम्ल पूरा आपके मुंह में भर गया, दांत पर चिपक गया। इनामेल, इनामेल कहते हैं उजरका को, दांत के बाहरी चीज को क्या कहते हैं? इनामेल। और इनामेल के बारे में आप जान लीजिए कि यह सबसे कठोर है भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल, जो दांत की ऊपरी परत को कहते हैं। वहां पर जाकर के ये मीठा वाला चीज क्या होता है? चिपक जाता है और उसको अम्लीयता में बदल देता है, अम्ल में बदल देता है। और अम्ल में जैसे ही बदलेगा तो यह क्या हो जाएगा? वहां पे जन्म लेंगे बैक्टीरिया। वहां पे क्या जन्म लेंगे? बैक्टीरिया। यानी कि दांत में अब बैक्टीरिया आ जाएगा, वो दांत को रिसना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा। और काटना जब शुरू कर देगा तो आपके दांतों को क्या कर देगा? खराब। तब हमेशा याद रखिए, दिन भर में कम से कम 2 बार आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना। खाली ब्रश ले रगड़ दिया नहीं, उस पर टूथपेस्ट लगाना है। टूथपेस्ट क्यों लगाना है? याद रखिएगा, टूथपेस्ट है भस्म। टूथपेस्ट क्या है? भस्म। तो ये जब भस्म उस पर डालिएगा तो भस्मवा जाकर के अम्लवा को जैसे ही जाएगा तो फेना जाएगा। अब फेना करके अम्लवा को जो सटल था दंतिया में आपका, उसको बाहर कर लेगा। साथ ही जीवाणु को भी आपके दांत से निकाल करके बाहर कर लेगा और उसको हटा देगा। इसलिए दिन भर में 24 घंटा के अंदर में कम से कम 2 बार आपको दंतुमन करना है। रात में खाने के बाद तो एकदम हर हालत में धोना है। अगर जो भी बच्चे नहीं धोते हैं या जो लोग भी नहीं धोते हैं, उनको आज ना कल दांत में प्रॉब्लम होगा। इसलिए देखिएगा घर घर में दांत का मरीज मिलेगा, क्योंकि एक ही बार धोता है सुबह उठ करके, जबकि धोना है सुबह में भी रात में भी। खाना सुबह में धोइए चाहे मत धोइए, भोजन करने के बाद जरूर धो लीजिए। क्यों भैया? भोजन करने के बाद अम्ल इसमें जम गया अम्ल कहां गया? दांत पर। और अम्ल का आना बैक्टीरिया का जन्म होगा। बैक्टीरिया आएगा, दांत को खाएगा। समझ में आ रही है बात? दांत को क्या करेगा? खाएगा। और दांत को बचाना है तो आपको क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको पेस्ट लेना होगा। और नहीं तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है, सबसे बढ़िया क्षार है नीम का दंतुवन।
नीम का दतवन तो एक नंबर छार है, वो एकदम रगड़ लीजिए दांत के प्रत्येक भाग में, अम्ल वहां से हट जाएगा। तो दिन भर में कई बार दांत साफ करना है? 2 बार, जब भी भोजन कीजिए तब। समझ में आ गया बात है? तो अम्ल का दांतों पर प्रभाव लिखिए, आ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है ना, बैक्टीरिया को जन्म दे रहा है ना ये। तो देखिए दांत पर परत होता है, दांत पर परत होता है, समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। दांत पर क्या होता है? परत होता है, जिसे क्या कहते हैं? इनामेल। जिसे क्या कहते हैं भैया? इनामेल कहते हैं। आ रहा है समझ में? जिसे क्या कहते